अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मानू राहील एंड आई एम अ कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट एट न्यूट्राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस की, यानी जोड़ों के दर्द की। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट आर्थराइटिस इज़। बेसिकली आर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द होता है, और वो जोड़ों का दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब बेसिकली दो तरह के आर्थराइटिस होते हैं, देयर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड देयर ऑस्टियो आर्थराइटिस। दोनों का सेम मैकेनिज्म है कि आपके जोड़ों में यानी आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है। जो रूमेटॉइड है वो आपके इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि आपका दैट्स नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी आपके इम्यून सिस्टम को वो उसी को अपने ही सेल्स को इन्वेड करने लग जाता है, एक पूरा रिएक्शन वो उसके अगेंस्ट कर देता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें आपके एक्चुअली कार्टिलेज जो हैं, बोन्स के इर्द गिर्द जो कार्टिलेज होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और बोन्स भी आपकी वीक हो सकती हैं। नाउ दैट वी नो दैट व्हाट आर्थराइटिस इज़, अब हमें पता होना चाहिए कि आर्थराइटिस एक्चुअली कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड भी बहुत कॉमन है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं, बट लेट्स फोकस कि वो पाकिस्तान में कितना ज़्यादा कॉमन है। आई एम श्योर कि आप लोग किसी ना किसी को ज़रूर जानते होंगे जिसको आर्थराइटिस हो। असल में इतनी एक्सटेंसिव रिसर्चेज इस पर नहीं हुई हुई रिसेंटली, तो हम थोड़ी सी पुरानी रिसर्चेज के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर अब हम रिसर्चेस देखते हैं तो उसमें कोई रीसेंट रिसर्चेस नहीं हुई, लेकिन दो रिसर्चेस जैसे कि एक 2011 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 13% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड बाय आर्थराइटिस। और फिर अगली रिसर्च हुई 2015 में, उसमें देयर इज़ अबाउट 27%। अब अगर हम ये देखें तो इसमें ईयरली बेसिस पे 2.5% का इंक्रीज़ आया हुआ है। अगर हम, अब कोई रीसेंट रिसर्च तो नहीं हुई भी, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसी बेसिस पे कि 2.5% ईयरली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो अभी तक ऑलमोस्ट 32% हमारी पॉपुलेशन जो है आर्थराइटिस से अफेक्टेड है। लेकिन दिस मस्ट बी वेरी मच अंडर रिपोर्टेड एज वेल, क्योंकि जब भी हमें जोड़ों का दर्द होता है, किसी को भी जॉइंट पेन होता है, पहला ख्याल आर्थराइटिस की तरफ जाता ही नहीं है, या हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि कोई हमें इंजरी तो नहीं हुई थी, और हम बिल्कुल ही साइंटिफिक एविडेंस से दूर हो जाते हैं और हम अजीब बातें करना शुरू हो जाते हैं कि कोई जादू वगैरह तो नहीं हुआ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। आई नो इट्स अनबिलीवेबल बट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दिस। तो बेसिकली हम इसको रिपोर्ट ही नहीं कर पाते, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें आर्थराइटिस है। अब हम बात करते हैं कि आर्थराइटिस से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी वो फैक्टर्स जिसकी वजह से यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग आर्थराइटिस। सही है। इसमें जो अब हम रिसर्चेस देखी हैं उसमें जेंडर की बात आती है, बिकॉज मोर देन 70% ऑफ द पेशेंट्स आर फीमेल्स, यानी फीमेल्स को आर्थराइटिस होने का ज़्यादा चांस है। अगर इसके अलावा हम साइंटिफिक रिसर्चेस देखें तो उसमें देयर इज़ अ BMI ऑफ ग्रेटर देन 40, उसकी वजह से इफ़ यू हैव अ BMI ग्रेटर देन 40 तो इसका मतलब यू आर एट अ हायर रिस्क। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहता है नॉर्मल से, अगर आपका BP यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है नॉर्मल से, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स होती हैं, जैसे कि स्मोकिंग अगर आप करते हो देन टू यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग आर्थराइटिस। अगर आपको या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को आर्थराइटिस हो चुका है तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप कौन सा खाना खाएं, कौन सा खाना ना खाएं, जिसकी वजह से जो आर्थराइटिस की जो इन्फ्लेमेशन है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन हो रही है वो थोड़ी सी कम हो सके। अब आपको एक और बात भी जहन में रखनी है, ये सारी जो डाइट रिलेटेड होंगी दैट इज़ गोइंग टू बी द नेचुरल रेमेडी फॉर यू। इसके साथ साथ अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई हैं तो वो भी आपने ज़रूर लेनी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रेमेडीज़, अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखें तो उसमें आपका BMI था, आपकी ग्लूकोज थी जो आपके ब्लड में होगी यानी शुगर जितनी भी होगी, और ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपकी डाइट से एक्चुअली कंट्रोल होती हैं। तो बेसिकली आपको अपने आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपने एक हेल्दी वेट को मैनेज करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको कम करना है, और फिर एक आपने हेल्दी वेट को मैनेज करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट कौन सी होती है? जो कि एक मॉडरेट वेल प्रोपोर्शनड डाइट होती है, जिसमें आपकी कैलोरीज भी काउंटेड हों, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी काउंटेड हों।
अब जो ये डाइट होती है, इट्स ऑल अबाउट आप कितना प्रोटीन, फैट या कार्ब्स ले रहे हैं। आपको बहुत सारी हमारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हम हेल्दी डाइट की बात करेंगे। इस वीडियो में स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू से कि आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब ऐसा क्यों है? अब अगर हम इस बीमारी को देखें, आर्थराइटिस में बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आपकी जो भी डाइट होगी इट नीड्स टू बी हाई इन एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, राइट? तो अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। लेट्स से आप कोई फ्रूट्स अपने दिन में 2 से 3 दफ़ा आप फ्रूट्स ले रहे हैं, तो उसमें आपको विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, इस तरह के सारे मिल जाएंगे जिसमें देयर इज़ अ बंडल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स। अब ये तो हमें पता चल गया है कि आपने थ्रू आउट एक हेल्दी डाइट लेनी है, लेकिन कुछ ऐसी स्पाइसेस और फूड कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो आप अलग से लेंगे जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम करने में आपकी हेल्प करेगा। इसमें सबसे पहले आपके लिए आता है टर्मरिक। टर्मरिक की एक और वीडियो भी हमने बनाई है जिसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि वो उसमें कितने ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सिंपली इसमें भी सिंस आपको एंटी इन्फ्लेमेशन हुई है तो आपको टर्मरिक हेल्प करेगा क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को फाइट करेगा। अब आपने टर्मरिक कैसे लेना है? टर्मरिक का जो कंपोनेंट होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कर्क्यूमिन, वो हीट से कभी कभार डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप टर्मरिक ले रहे हैं वो आप या तो स्प्रिंकल करें अपने खाने के ऊपर। अगर उसका टेस्ट आपको सही नहीं लगता तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने दूध में 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून ऐड कर लें गर्म दूध में, उसको मिक्स कर लें और पी लें। इस तरह जो आप उसका इफ़ेक्ट है वो मैक्सिमम होगा। हल्दी की तो बात हो गई, इसके अलावा एक और ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नॉर्मली घर में मौजूद होता है, वो है अदरक। जिंजर जो है वो भी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं। ये आप नॉर्मली अपने खानों में तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको किसी रॉ फॉर्म में आप लेने की कोशिश करेंगे तो उससे इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यानी वो इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रोकेगा। अब इसको किस तरह ले सकते हैं? इसको ग्रेट करके आप अपने सैलड्स पर डाल सकते हैं, आप उसको हल्का सा सॉटे कर सकते हैं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जस्ट ट्राई कि आप अपनी डाइट में इसको रॉ फॉर्म में भी ऐड करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हम बात कर ही रहे एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ की, तो हमें बात करनी चाहिए ग्रीन टी की, क्योंकि ग्रीन टी में एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं। ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल करने की पूरी सी पूरी कोशिश करें क्योंकि ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन को नहीं रोकेगा, ये आपके वेट लॉस जर्नी में भी आपकी हेल्प करेगा और वेट लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर्थराइटिस एज वेल। बहुत सारी रिसर्चेस में देखा गया है कि जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आपको आर्थराइटिस भी होगा, बट ये रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि इफ़ यू हैव आर्थराइटिस इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इसके लिए आपने बस ये करना है कि अपना सन एक्सपोजर बढ़ाना है, यानी कि आपने सूरज में बैठना है थोड़ी देर, वो 15 से 20 मिनट ही कर लें और बेशक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कर लें, उससे आपके विटामिन डी के लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अब एक रेमेडी जो कि आपने सुनी होगी और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, वो है आपने बोन ब्रॉथ लेना है, यानी आपने किसी किस्म की यखनी लेनी है। अब ये क्यों इतनी इफ़ेक्टिव होती है? क्योंकि जब आप यखनी बनाते हैं तो उसमें कार्टिलेज जाता है, उसमें जेलेटिन जाता है, राइट? और वो जेलेटिन जो है वो मिमिक करता है कार्टिलेज को इन द बॉडी। अब जो हमारी बोन्स हैं उसके इर्द गिर्द कार्टिलेज है, अगर कार्टिलेज होगा तो इन्फ्लेमेशन कम से कम होगी, यानी जब आप यखनी पिएंगे आपके पास जेलेटिन जाएगा, वो एक्ट करेगा एज कार्टिलेज को बनाने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। हमने ये तो बात कर ली है कि आर्थराइटिस को उसका प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या खानों को हमें अवॉइड करना चाहिए जो कि फ्लेयर अप कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को और पेन को। इसमें सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आप किस किस्म का फ़ैट कंज्यूम कर रहे हो। जितना ज़्यादा सैचुरेटेड फ़ैट होगा, जितना ज़्यादा ट्रांस फैट होगा, उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता जाएगा। तो आपने हेल्दी फ़ैट्स को
आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है। उसमें आपके पास आ जाता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 आप जितना कंज्यूम करोगे वो आपकी इन्फ्लेमेशन को उतना कम रखेगा, और जितना ज़्यादा आप सैचुरेटेड फैट यूज़ करोगे वो उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देगा। सो जस्ट मेक श्योर कि आपकी डाइट में चीज़, मार्जरीन, इस तरह की चीज़ें कम से कम हो, और अगर हो सके तो प्लीज़ आप ऑयल को ऑलिव ऑयल से रिप्लेस कर दें, बिकॉज दैट इज़ वेरी हाई इन ओमेगा 3। फ़ैट के साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल करना है कि आपने किस किस्म की शुगर को कंज्यूम करना है। अब अगर आप होल व्हीट खा रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन, रोटी चावल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रिफ़ाइंड शुगर खा रहे हैं या बिल्कुल सिंपल शुगर खा रहे हैं तो उससे आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। एक्चुअली होता यह है कि जब भी आप रिफ़ाइंड शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक सर्टन प्रोटीन होता है विच इज़ साइटोकाइन, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और साइटोकाइन जो है वो इन्फ्लेमेशन में ही बढ़ता है, तो आपको स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और पेन होना शुरू हो जाती है। और ये सिंपल शुगर्स हम विदाउट नोइंग अपनी डाइट में लेते रहते हैं, जैसे हम सोडास भी ले लेते हैं, इवन ये फ्रूट जूसेस में भी होता है, कैंडीज़ में, चॉकलेट में। तो ये आपको अपनी डाइट में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप कितनी सिंपल शुगर्स ले रहे हैं, और उसको आप रिप्लेस कर दें कार्बोहाइड्रेट से, जो कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि होल व्हीट रोटी हो गई, ब्राउन ब्रेड हो गई, और होल व्हीट पास्ताज हो गए, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन आपकी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आपने रेड मीट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो आप कम से कम ले रहे हों। इससे बेहतर होता है कि आप किसी किस्म का लीन मीट ले लें, आप चिकन खा लिया करें। अगर आपने प्रोटीन्स अपनी डाइट में बढ़ाने हैं तो एग्स का इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि अंडा जो अंडा आपको प्रोटीन देता है, दैट इज़ दी बेस्ट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन दैट यू कैन गेट। रेड मीट में होता यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांस और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। लाइक वी डिस्कस, जितने ज़्यादा आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेंगे उतनी आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और उतना ही आपकी आर्थराइटिस में फ्लेयर अप होता रहेगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा भी हुआ होगा। लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड वी विल गेट बैक टू यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्थराइटिस का डाइट प्लान आप लोगों के लिए बनाऊं अगली वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा डाइट प्लान डिस्कस होगा रिगार्डिंग आर्थराइटिस। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।